हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम 3 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है आर्द्रता, वर्षा और वाताग्र। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता के अंतर्गत कुछ शब्दावलियां आती हैं, जैसे आर्द्रता के प्रकार आते हैं। शब्दावली में ओशांक, हिमांक क्या होते हैं, इसके साथ ही पाला, तुषार, कोहरा, धुंध जैसी शब्दावलियां आती हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम वर्षा का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार की वर्षा होती है और ये वर्षा के प्रकार क्या क्या हैं। उसके बाद हम वाताग्र का अध्ययन करेंगे तथा वाताग्र के अंतर्गत आने वाले 2 शब्दावली, जिन्हें हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है आर्द्रता, वर्षा और वाताग्र। सबसे पहले बात आती है कि आर्द्रता क्या कहलाती है। तो दोस्तों, यदि हम आर्द्रता की बात करें तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। अर्थात क्या कहेंगे हम? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाएगी? आर्द्रता कहलाएगी। यदि हम आर्द्रता की बात करें कि आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे कम कहां होगी, तो यदि हम पृथ्वी का अध्ययन करें तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और हम लोगों ने अध्ययन किया है कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहां पर तापमान अधिक होता है। लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर संवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। और संवहनीय वर्षा वर्ष भर होती है। इसलिए यहां पर क्या होगा? जल अधिक होने के कारण तथा तापमान अधिक होने के कारण वायु में जलवाष्प की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो यदि पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां होती है, तो कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ऊपर जाने पर और नीचे आने पर क्या होगी? कम होगी। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। दूसरी शब्दावली होती है आर्द्रता सामर्थ्य। क्या होती है? आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य से मतलब यह होता है कि वायु कितनी आर्द्रता को समाहित कर सकती है, आखिर उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? आर्द्रता सामर्थ्य कहेंगे। क्लियर है? आर्द्रता सामर्थ्य क्या कहलाता है कि वायु में कितनी जलवाष्प की मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता है या उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो कहलाती है आर्द्रता सामर्थ्य। एक शब्दावली और आती है जिसे बोलते हैं हम संतृप्त वायु। संतृप्त वायु क्या कहलाएगी? कि जितनी उसकी मात्रा थी, मतलब आर्द्रता सामर्थ्य था। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं एक गिलास का। गिलास में मान लीजिए 10 मिलीलीटर पानी आता है। क्लियर? 10 ml पानी आता है और इसमें 5 ml पानी भरा हुआ है। तो इसकी यदि हम बात करें कि आर्द्रता सामर्थ्य कितनी है, तो वो है 10 ml। क्लियर है? और यदि हम बात करें संतृप्त वायु, तो संतृप्त वायु क्या होती है कि उसके पास ये जो कैपेसिटी है वो कितनी है और उसके पास क्या ये कैपेसिटी फुल हो गई है। अर्थात उसके पास जितनी आर्द्रता सामर्थ्य है, आर्द्रता सामर्थ्य के जितनी, उसमें यदि जलवाष्प की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए? जलवाष्प की मात्रा आ जाए, तो उस वायु को कहते हैं हम संतृप्त वायु, कि उसके पास जितनी भी कैपेसिटी थी वो पूरी फुलफिल हो गई है। क्लियर है? तो ये शब्दावली में क्या होता है संतृप्त वायु में कि वायु की जितनी भी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो क्षमता क्या कहलाती है? उसकी आर्द्रता सामर्थ्य। और यदि वो क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उसे कहते हैं संतृप्त वायु। अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम आर्द्रता के प्रकार की बात करें तो आर्द्रता के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं।
पहला होता है प्रकार, उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा होता है जिसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और तीसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। क्लियर है? तो यदि आर्द्रता के प्रकार की बात हो कि आर्द्रता होते कितने प्रकार की है, तो आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। क्या क्या? पहला प्रकार होता है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा प्रकार होता है सापेक्ष आर्द्रता, और तीसरा प्रकार होता है जिसे कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। समझने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों प्रकार क्या हैं। यदि हम निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि प्रति इकाई भार में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाएगी? प्रति इकाई भार में जल वाष्प की मात्रा। अब किसके प्रति इकाई भार में? तो वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प की जितनी भी मात्रा होती है, जो मात्रा होती है, उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी आती है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि किसी तापमान पर, क्या है? किसी तापमान पर, एक तापमान होगा, किसी तापमान पर वायु द्वारा, किसी तापमान पर वायु द्वारा उसमें उपस्थित, मतलब वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसके द्वारा अवशोषित की जाने वाली जल वाष्प की मात्रा। मतलब यदि हम बात करें उसी गिलास की कि इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है तथा कितना पानी और भरा जा सकता है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम? निरपेक्ष आर्द्रता। ऐसे यदि गिलास की जगह हम वायु ले लेते हैं तो वायु में कितनी जल वाष्प की मात्रा उपस्थित है तथा कितनी और वो उसको अवशोषित कर सकती है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? वायु में, अच्छे से यदि इसको लिखें हम सही तरीके से तो इसकी परिभाषा क्या होगी, या इसे एक सूत्र के द्वारा भी बताया जाता है कि सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता बराबर होता है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटे, अनुपात होता है बटे वायु द्वारा अवशोषित की जाने वाली जल वाष्प की मात्रा। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। अब बात आती है कि तापमान बढ़ाने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे तो वायु कैसी हो जाएगी? प्यासी हो जाएगी, अर्थात वह जल वाष्प को और अवशोषित कर पाएगी। और चूंकि परिभाषा बोलती है कि सापेक्ष आर्द्रता क्या कहलाती है? सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटा वायु द्वारा अवशोषित की जाने वाली जल वाष्प की मात्रा। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ये अवशोषित करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ये जो सापेक्ष आर्द्रता है उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी नीचे की राशि होती है यदि उसका मान बढ़ेगा तो जो इधर वाली राशि होगी, मान लो कोई भी है x, तो उसका मान क्या हो जाएगा? यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, ये इसके अपोजिट चलती है। और यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो तापमान बढ़ने पर वायु द्वारा जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए सापेक्ष आर्द्रता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है ये? तो ये क्या कहलाती है? आपकी सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। बात करते हैं हम विशिष्ट आर्द्रता की कि विशिष्ट आर्द्रता क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रति इकाई भार में जल का जो भार होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। ये ध्यान रखना है कि प्रति इकाई जल वायु का जो भार होता है उसमें जल के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। तो ये तो क्या हुए? आर्द्रता के प्रकार हुए कि आर्द्रता कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी, जिसमें निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता का हमने अध्ययन किया।
अब आगे बढ़ते हैं और सापेक्ष आर्द्रता से संबंधित कुछ चीजें होती हैं, कुछ शब्दावली आती है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित, तो जब कभी सापेक्षिक आर्द्रता का मान कितना हो जाए, 100% हो जाए, मतलब क्या होगा कि यदि कोई बीकर है, इसके पास 50 ml जल है और 50 ml और वो क्या कर सकता है, उसको रख सकता है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। वैसे ही वायु को, यदि बीकर को हम वायु मान के चलें, तो वायु में यदि जितनी जलवाष्प है और जितनी वो अवशोषित कर सकता है, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। लेकिन जब इसका मान 100 पहुंच जाता है या 1 पहुंच जाता है, मतलब 100% प्राप्त कर लेता है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही जल उसके पास पहुंच जाता है, तो वहां पर प्रक्रिया चालू होती है संघनन की। कौन सी प्रक्रिया चालू होती है, संघनन। और संघनन के अंतर्गत क्या होता है, संघनन के अंतर्गत जो गैसीय अवस्था में जलवाष्प होती है वो अब द्रवीय अवस्था में, द्रव में या ठोस में क्या होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है, और इस प्रक्रिया में जल जो है बूंद का रूप धारण कर लेता है। एक चीज और आती है, ओशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। ओशांक बिंदु क्या कहलाता है, तो दोस्तों जिस बिंदु पर या जिस तापमान पर ये संघनन की प्रक्रिया जन्म लेती है या संघनन की प्रक्रिया बनना चालू होती है या जलवाष्प से पानी की बूंद बनना प्रारंभ होती है, उस ताप को क्या बोलते हैं, उस ताप को बोला जाता है ओशांक बिंदु। ये ध्यान रखना है। तो संघनन क्या होता है, संघनन कहलाता है कि जहां कहीं सापेक्षिक आर्द्रता पूरी हो जाती है और वायु में उपस्थित जलवाष्प जो गैसीय अवस्था में होती है वो द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है या जल के बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, तो उसे कहा जाता है संघनन। और जिस तापमान पे यह क्रिया चालू होती है उसे कहा जाता है ओशांक बिंदु। क्लियर है। अब एक आता है हिमांक, सॉरी हिमांक नहीं, एक आता है पाला या कोहरा। पाला या तुषार। पाला या तुषार क्या होता है, जब कभी ये जो ओशांक बिंदु था, ओशांक बिंदु हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाए, समझ रहे हैं। ओशांक बिंदु पर क्या हो रहा था, जो जलवाष्प थी वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो रही है, लेकिन यदि ओशांक बिंदु के जगह पर हिमांक बिंदु आ जाता है, अर्थात वो जल की बूंदें सीधे सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाती हैं, ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो स्थिति कहलाती है पाले की या तुषार की। हम देखते हैं हमारे वातावरण में ठंड के टाइम पे फसलों के ऊपर बर्फ की बूंदें जम जाती हैं, हम बोलते हैं कि पाला पड़ गया या तुषार हो गया। तो वो होता क्या है, होता यही है कि जब वो जमने का जो बिंदु होता है, यदि ओशांक पॉइंट होता है, ओशांक बिंदु होता है, तो वो जल की बूंदों में परिवर्तित होता है। लेकिन जब कभी ये बिंदु ओशांक से हिमांक में चला जाता है तो ये जो पानी की बूंद है वो सीधे किस में, बर्फ में बदल जाती है, और उससे जो ठंड बढ़ती है या जो पानी की बूंदें नीचे बर्फ के रूप में आती हैं उन्हें कहते हैं पाला या तुषार कहा जाता है। क्लियर है। ये कुछ बिंदु हैं, ये क्लियर हुए, संघनन, ओशांक बिंदु, पाला या तुषार। आगे देखते हैं, एक शब्दावली आती है कोहरा। कोहरा किसे कहते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो वायुमंडल की जो निचली परत होती हैं वहां पर गैसों का घनत्व अधिक होता है, और उन गैसों में जलवाष्प की मात्रा, धूल की मात्रा, कई आप पत्थर के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, वहां पर धुएं की मात्रा भी, धुएं के कण भी होते हैं। तो जब कभी ये जलवाष्प इन धूल के कण या धुएं के कण के संपर्क में आता है तो जो जल की बूंदें बनती हैं उनके अंदर धूल के कण तथा धुएं के कण उपस्थित होते हैं, और ये जल की बूंदें बहुत बारीक बारीक होती हैं। इसके कारण जब हम वातावरण में देखते हैं तो हमारे जो दृष्टि परास होता है, जो देखने की क्षमता होती है, वो 1 किलोमीटर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात हमें 1 किलोमीटर से ज्यादा आगे का दिखाई नहीं देता, एक धुंध या कुहासा जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं या कोहरा कहते हैं। और ये अक्सर कब होता है, ये ठंड के टाइम पर ही पड़ता है, ये शीत ऋतु में ही होता है। अब प्रश्न मन में आता है कि आखिर कोहरा शीत ऋतु में क्यों होता है। तो दोस्तों
शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर चला जाता है और कर्क रेखा पर शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो ऊपर जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब तापमान में कमी आ जाती है और यहां का तापमान जब हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है या ओशांक बिंदु पर पहुंच जाता है तो जो हमारे वायुमंडल में या पर्यावरण में जो वायु होती है उसमें उसके साथ जलवाष्प की मात्रा भी होती है और वो जलवाष्प की मात्रा संघनित होकर के इसमें बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और बूंदें जो होती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या धुएं के कण हैं उनको भी अपने साथ ले लेती है। इस कारण से ये कोहरा ठंड के टाइम पर ही या शीत ऋतु में ही हमें दिखाई देता है। क्लियर हुआ कि कोहरा क्या होता है? कोहरा क्या होगा कि वायुमंडल की निचली परत में यहां पर धूल के कण या धुएं के कणों के साथ जब जलवाष्प की मात्रा मिश्रित हो जाती है तो यहां पर हमारा जो दृष्टिपरास है वो कम हो जाता है, हमें 1 किलोमीटर से दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, अर्थात एक धुंध सा छा जाता है, उसे कोहरा कहा जाता है। एक शब्दावली कोहरा में आती है जिसे कहा जाता है धुंध। धुंध जो होता है कोहरा का छोटा रूप होता है। कोहरे में हमें 1 किलोमीटर तक का दिखाई नहीं देता और धुंध की बात करें तो धुंध में हमें 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक का दिखाई दे जाता है, अर्थात धुंध का थोड़ा सा कम रूप कोहरे का थोड़ा सा कम रूप क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये तो क्या है? आर्द्रता है और आर्द्रता से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। अब इन्हीं आर्द्रता से क्या किसका निर्माण होता है? बादलों का निर्माण होता है। कैसे होता है हम समझते हैं और बादलों से आगे जाके कैसे वर्षा होगी और वर्षा कितने प्रकार की होगी उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। आर्द्रता के साथ ही अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि आखिर बादलों का निर्माण कैसा होता है और बादलों के निर्माण के साथ ही आखिर वर्षा कैसे होती है और वर्षा कितने प्रकार से होती है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर बादल का निर्माण कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं। तो बादल में क्या होता है कि जब कभी वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठकर जैसे ही ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पर क्या होता है? तापमान में कमी आती है और तापमान में जब कमी आएगी तो वायु के साथ जो जलवाष्प की मात्रा होगी वो ऊपर जाकर क्या होगी? संघनन की क्रिया चालू हो जाएगी और संघनन की क्रिया जैसे ही चालू होती है तो यहां पर कुछ ऐसे बादलों का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना यहां पर सापेक्ष आर्द्रता पूर्ण नहीं होती है और संघनन की क्रिया भी पूर्ण नहीं होती, बन नहीं पाती है। जो जलवाष्प है वो अभी गैसीय अवस्था में ही होती है लेकिन यहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, इसलिए बादल का एक हमें रूप दिखाई देने लगता है। लेकिन बादल क्या होते हैं? वायु से हल्के होने के कारण ये क्या होते हैं? वायु के ऊपर तैरते रहते हैं। जब कभी इन बादलों में हिमांक बिंदु ओशांक बिंदु पहुंच जाता है और ओशांक बिंदु पर पहुंचने पर इनमें क्या है? संघनन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये बादल में जो उपस्थित जलवाष्प है वो बूंद का रूप धारण कर लेती है और जैसे ही बूंद का रूप धारण करती है तो इसके भार में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है और भार में बढ़ोतरी के कारण ये क्या होने लगती? नीचे की ओर आने लगती हैं और जब ये पानी की बूंदें नीचे की ओर आती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वर्षा। क्या कहा जाता है? वर्षा। समझ में आया कि बादलों का निर्माण कैसे हो रहा है और बादलों से वर्षा कैसे हो रही है। अब ये जो वर्षा हो रही है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। देखते हैं हम कि वो प्रकार कौन कौन से हैं और किस तरीके से वर्षा होती है। पहला प्रकार है जिसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। दूसरा प्रकार होता है जिसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा और तीसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा अभी हम इसी टॉपिक में आगे जाके चक्रवात का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर चक्रवात से वर्षा किस तरीके से होती है। लेकिन यहां हम थोड़ा समझने का प्रयास फिर भी करेंगे। संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा को मैं भी बताता हूं। संवहनीय वर्षा में क्या होता है? हमने देखा है कि हमारी जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा थी भूमध्य रेखा,
यहां पर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से यहां पर जो जलवाष्प होता है, जो पानी होता है, उसका वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जब ये जलवाष्प हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर की ओर उठने पर इसके तापमान में कमी आती है, और जब तापमान जीरो ओशांक बिंदु तक पहुंच जाता है तो ओशांक बिंदु में क्या होता है, यहां पर संघनन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और पानी जल की बूंदें बनकर धरती पर वापस आने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है कि यहां से वायु गर्म होकर ऊपर उठी और वहीं पर आके पानी के रूप में गिरने लगी, ये प्रक्रिया कहलाती है संवहनीय प्रक्रिया। और इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा की विशेषता यह होती है कि ये अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास ही होती है। दूसरा, यह साल भर होती रहती है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर वर्षा कैसे होती है, साल भर होती ही रहती है। अब बात करते हैं हम पर्वतीय वर्षा की। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? आपको पता है कि बादलों के पास जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जब ये बादल आगे की ओर बढ़ते हैं और इनके मार्ग में मान लो कोई अवरोध आ जाता है, अवरोध से मतलब कोई पर्वत आ जाए, कोई पहाड़ी आ जाए, जब वो अवरोध आ जाता है तो वह इनके ऊपर बढ़ने लगता है। जब ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर जाने पर तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी, और तापमान में कमी आएगी तो इनका ओशांक बिंदु पर पहुंच जाएंगी, और जैसे ही ओशांक बिंदु पर पहुंचेंगी तो इनमें उपस्थित जो जलवाष्प है वो क्या है, संघनन की क्रिया के द्वारा बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही बूंदों में परिवर्तित होगा तो ये जो इसका पवनाभिमुख भाग होता है, मतलब पवन के सम्मुख भाग होता है, वहां पर ये क्या कराने लगते हैं, बारिश कराने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है, जो पर्वतों के सहारे होती है, उस वर्षा को कहते हैं हम पर्वतीय वर्षा। जब ये बादल यहां ऊपर पहुंचते हैं तो या तो इनमें पानी की कमी हो जाती है या इनके मार्ग में जो अवरोध आ रहा था वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो पवन के विमुख भाग होता है, अर्थात पर्वतों का दूसरा वाला भाग, यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। क्लियर हुआ? यदि हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है, या वर्षा के तीनों प्रकारों में किस प्रकार से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा का मान सबसे ज्यादा होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो वर्षा होती है वो अधिकतर किस प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तीसरा प्रकार होता है चक्रवात का। समझने का प्रयास करते हैं कि चक्रवात क्या है या चक्रवाती वर्षा क्या होती है। जब कभी दो वायु राशियां, अभी हम आगे पढ़ेंगे वायु राशियां क्या होती हैं, जब कभी दो वायु राशियां संपर्क में आती हैं, दो वायु राशियों से मतलब एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि, तो जैसे ये संपर्क में आती हैं तो ये वाताग्र का निर्माण करती हैं। अर्थात वाताग्र दो प्रकार के होंगे, शीत और उष्ण। अर्थात ये क्या होने लगते हैं, आपस में टकराकर घूमने लगती हैं। जैसे ही ये घूमेंगी तो यहां पर क्या होंगे, चक्रवात बनेंगे। चक्रवात में क्या होता है कि अंदर जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है और बाहर जो होता है वो उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और पवनें बाहर से अंदर की ओर चलने लगती हैं। तो जब कभी ये समुद्र में बनता है तो समुद्र में ऐसे ही घूमने लगता है, और घूमने से वहां के जल को भी वो उठा ले जाता है। और जब ये चक्रवात स्थलों की ओर बढ़ता है तो स्थलों में तीव्र तूफान के साथ क्या कराता है, बारिश कराता है। क्लियर हुआ? और चक्रवाती वर्षा की बात करें तो ये अलग अलग ऋतु में अलग अलग स्थान पर होती है। जहां पर शीत ऋतु होती है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर शीत कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनके द्वारा वर्षा होती है। और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल होते हैं वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। वर्षा भी ये अलग अलग होगी। जो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल होंगे वहां पर वर्षा शीत ऋतु में होगी, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे वहां पर वर्षा गर्मियों के टाइम पे होगी। क्लियर है? तो ये थे वर्षा के प्रकार कि वर्षा कितने प्रकार से होती है। तो वर्षा तीन प्रकार से होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। बात करते हैं हम वाताग्र की और इसके साथ वायु राशियों की। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु राशियां क्या कहलाती हैं। वायु राशियां तो पृथ्वी की ऊंचाई पर, मतलब ऊपर जाने पर वायुमंडल में समान आर्द्रता
समान आर्द्रता और तापमान की कुछ राशियां होती हैं, वायु की राशियां होती हैं, जिनका तापमान और उनमें आर्द्रता की उपस्थिति लगभग समान होती है। तो उन वायु के समूह को वायु राशियां कहा जाता है। ये वायु राशियां दो प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार होता है, कुछ गर्म होंगी और कुछ ठंडी होंगी। तो वायु राशि समझ में आई कि पृथ्वी के वायुमंडल में उसकी ऊंचाई पर क्या है, वायु की कुछ मात्राएं जिनका तापमान और आर्द्रता में क्या होती है, समानता होती है, वो क्या कहलाती हैं, वायु राशियां कहलाती हैं। बात करते हैं हम वाताग्र की कि वाताग्र क्या कहलाता है। तो जब ये वायु राशियां आपस में आकर टकराती हैं तो जिस संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है वाताग्र। और वाताग्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत वाताग्र और एक होता है उष्ण वाताग्र। एक होता है शीत वाताग्र और एक होता है उष्ण वाताग्र। समझने का प्रयास करते हैं ये कैसे भिन्न है और शीत वाताग्र क्या कहलाता है और उष्ण वाताग्र क्या कहलाता है। मैंने बोला वायु राशियां दो प्रकार की बताई थी, एक गर्म वायु राशियां होती हैं, ठंडी वायु राशियां होती हैं। मतलब गर्म वायु राशियां वायु का एक समूह होगा जहां पर तापमान अधिक और वहां पर आर्द्रता की मात्रा अलग होगी। एक वायु राशियां होंगी जहां पर तापमान कम और आर्द्रता की मात्रा अलग होगी। क्लियर है। चलिए, तो जब ये विपरीत वायु राशियां आपस में आकर टकराती हैं, अब वायु राशियां पहले हम ये समझ लेते हैं। तो क्या था, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। शीत वाताग्र में क्या होता है कि जब कभी दो वायु राशियां आपस में टकराती हैं और दोनों वायु राशियों में, मान लीजिए एक वायु राशि आ रही थी जो थी शीत, लेकिन इसकी मात्रा अधिक थी, इसमें जलभार की मात्रा अधिक थी और इसका क्षेत्र भी अधिक था। और एक आ रही थी यहां से कौन सी, गर्म या उष्ण वाताग्र। जब ये दोनों आपस में टकराए, ये हल्की होने के कारण नीचे दब जाती है, ये भारी होने के कारण क्या है, इसको घेर लेती है, इसकी मात्रा अधिक है। जब ये घेर लेती है तो ये जो संक्रमणीय क्षेत्र बनता है जिसमें नीचे अंदर जो होता है वो लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और अंदर जो होगा उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक हो रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा और बाहर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। तो इस कारण से जो वाताग्र बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, शीत वाताग्र कहा जाएगा। उष्ण वाताग्र में इसके विपरीत की स्थिति होती है। उष्ण वाताग्र में जो शीत वाताग्र होता है या शीत वायु राशियां होती हैं उनकी मात्रा कम होती है और उष्ण वायु राशियों की मात्रा अधिक होती है। जब ये आपस में टकराती हैं तो शीत वायु राशि अंदर दब जाती है और उष्ण वायु राशि उसको घेर लेती है। इसके कारण जिस वाताग्र का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा उष्ण वाताग्र। और इन वाताग्रों के द्वारा ही चक्रवातों का जन्म होता है। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और प्रति चक्रवात क्या होता है। बात करते हैं सबसे पहले हम चक्रवात की। तो जब कभी दो वायु राशियां, असमान वायु राशियां आपस में आके टकराती हैं और टकराने से क्या होता है कि अंदर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, मतलब तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और ये कब होगा, जब गर्म वायु राशि अंदर हो और ठंडी वायु राशि उसे घेर ले। तो जब कभी शीत वाताग्र आता है तो उस समय क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि अंदर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और बाहर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पवनें कहां से कहां की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है, दो असमान वायु राशियां आपस में टकराती हैं और आपस में टकराने के बाद अंदर जो है निम्न दाब का क्षेत्र हो, बाहर उच्च दाब का क्षेत्र हो और पवनें बाहर से अंदर की ओर चलने लगे, तो उससे किसका निर्माण होता है, चक्रवातों का निर्माण होता है। चक्रवात की विशेषता यह होती है कि इसके केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीत कटिबंधीय चक्रवात होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनका नाम इनकी स्थिति के आधार पर पड़ा है। शीतकटिबंधीय चक्रवात कहां पर जन्म लेंगे इनको समझ लेते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर जन्म लेंगे। यदि हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी में हम लोगों ने कुछ कटिबंधों के विषय में पढ़ा था, कुछ पेटियों के विषय में पढ़ा था। यहां पर विषुवत रेखा थी, यहां पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा थी, यहां पे 66.5 डिग्री थी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। अभी सिर्फ हम एक ही गोलार्ध की बात करते हैं। उसी गोलार्ध के अनुसार जैसे उत्तरी गोलार्ध में बनेंगे वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेंगे। तो यहां पर यदि हम शीतकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां से कुछ पवनें चलती हैं। ये पवनों का नाम क्या था? पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, और यहां से कुछ पवनें आ रही थीं, उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवनें। जब ये पवनें आपस में दोनों टकराती हैं, दोनों में भिन्नता होती है, तापमान में भिन्नता होती है, आर्द्रता में भिन्नता होती है, तो जब ये टकराती हैं तो 66.5 डिग्री के आसपास यहां पर चक्रवातों का निर्माण करती हैं, और यहां पर जो चक्रवात बनते हैं उन्हें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यदि इनकी दिशा की बात की जाए तो इनकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी? तो इनकी दिशा होगी पश्चिम से पूर्व की ओर। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा कहां होती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जब हम भारत का अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में भी वर्षा होती है, और वो वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा। और वो चक्रवात कहां उठते हैं? वो भूमध्य रेखा पर उठते हैं। और चूंकि हमें पता है कि हमारा जो भारत है उसके बीचों बीच से क्या है, कौन सी रेखा गुजरी हुई है? कर्क रेखा गुजरी है, अर्थात इसके ऊपर जो है पछुआ पवनों का क्षेत्र आ जाता है। तो जो भूमध्य सागर होता है वो यहां पर है, मतलब उत्तर में है, और यहां पर जब चक्रवात उठते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं, और वो पछुआ पवनों के माध्यम से किस ओर आते हैं? पूर्व की ओर आते हैं, और मार्ग में हिमालय पर्वत आ जाने के कारण ये उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में क्या कराते हैं? बारिश कराते हैं। तो जो बारिश होती है वो किसके द्वारा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनकी गति शीत ऋतु में अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। ये ज्यादा प्रलयकारी नहीं होते हैं, जितने भी होते हैं फायदेमंद होते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आती है बात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां आएंगे? चक्रवात बनेंगे ऐसे ही, बीच में क्या रहेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र रहेगा, निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा, बाहर क्या रहेगा? उच्च दाब का क्षेत्र रहेगा। और वायु या पवनें कहां से कहां की ओर चलेंगी? बाहर से अंदर की ओर चलेंगी। तो जब ये पवनें चलती हैं तो ये बहुत सारा आकार ले लेती हैं, जैसे कि भी आकार ले लेती हैं या गोल आकार हो जाता है। तो इस तरीके से होती हैं। आपने बवंडर का नाम भी सुना होगा। बवंडर में क्या होता है कि जब कभी दो वायु राशियां, आपने गर्मियों में देखा होगा जब लू चलती है उत्तर भारत में, तो उस टाइम पर बवंडर जन्म लेते हैं। वो बवंडर चक्रवात का ही छोटा सा रूप होता है। उसमें क्या होता है, जब दो विपरीत पवनें आपस में मिलती हैं और जैसे ही वो मिलती हैं तो वो घूमने लगती हैं, और घूमकर क्या होती हैं? एक ऐसा आकार ले लेती हैं और ऐसे 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 घूमती रहती हैं, और जो कुछ भी आता है उसको ऊपर उठा ले जाती हैं। तो जब ये चक्रवात जल में आते हैं तो ये वर्षा कराते हैं, और जब ये स्थल में आते हैं तो ये क्या करते हैं? तूफान लाते हैं, और तूफान के साथ क्या करते हैं? विनाश करते हैं। चलिए देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर आएंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। इसीलिए चक्रवातों का निर्माण भी कहां होगा? चक्रवातों का निर्माण भी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में होगा। ध्यान रखना, 0 डिग्री पर कोई भी चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। चक्रवात जितने भी बनेंगे या तो वो कर्क रेखा पर बनेंगे या मकर रेखा के आसपास बनेंगे। इसलिए आप देखते हो कि हमारे भारत में अधिकतर चक्रवात जो आते हैं वो किस में आते हैं? अरब सागर में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अरब सागर में जो आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। मन में प्रश्न आता है कि हम जब चक्रवातों का भारत के सापेक्ष में जब इनका अध्ययन करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बंगाल की खाड़ी में ही चक्रवात आते हैं,
अरब सागर के चक्रवात हमें बहुत कम पड़ने को मिलते हैं। जितना भी प्रभाव पड़ता है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इनमें ही क्यों पड़ता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो चक्रवात होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। क्यों? क्योंकि ये पछुआ पवनों के द्वारा आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक पवनों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो ये जो चीजें रहेंगी ये 2 से रहेंगी, मतलब कर्क और मकर के बीच में उत्पन्न होंगी और व्यापारिक पवनों के सहारे चलेंगी। इसलिए इनकी दिशा जो होती है वो क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसीलिए जब हम भारत का अध्ययन करते हैं तो चक्रवात यहां पर जन्म लेते हैं, यहां पर जन्म लेते हैं, और वो प्रभावित कहां करते हैं? इसके पूर्वी क्षेत्र को ज्यादा करते हैं। कभी भी चक्रवात यदि अरब सागर में जन्म लेंगे तो वो किसको प्रभावित करेंगे? भारत को प्रभावित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो कहां जाएंगे? वो अफ्रीका की ओर जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए हम जब चक्रवातों को देखते हैं तो अक्सर करके अधिकतर जो चक्रवात पड़ने में आते हैं वो बंगाल की खाड़ी के ही चक्रवात पड़ने में आते हैं। अब बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो एक तो हमने बात ये की कि ये कहां पर जन्म लेते हैं, जन्म किस तरीके से लेते हैं। तो हमने वाताग्र के द्वारा आपको बताया था कि जब कभी शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? बवंडर का जन्म ले लेते हैं। जब ये जलों में लेते हैं तो जल को ऊपर उठा ले जाते हैं और स्थल की ओर बढ़ते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं तो तटीय क्षेत्रों में क्या करेंगे? नुकसान बहुत अधिक पहुंचाते हैं, तेज तूफान के साथ क्या कराते हैं? बारिश कराते हैं। तो क्लियर हुआ ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हम बात करें कैरिबियन में, तो कैरिबियन सागर में इन्हें हरिकेन या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है। यदि हम चीन या फिलीपींस की बात करें तो यहां पर टाइफू या टाइफून कहा जाता है। यदि हम अमेरिका की बात करें या फिर मैक्सिको की खाड़ी की बात करें तो यहां भी चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर इसे विली विली कहा जाता है। तो इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं और तीव्र गति से चलने के कारण ये नुकसान भी बहुत अधिक पहुंचाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि नुकसानदायक कौन से चक्रवात होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ में तूफान को भी लेकर आते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रति चक्रवात क्या होता है। प्रति चक्रवात, उससे पहले हम ये देख लेते हैं इनकी दिशा कैसी होती है। तो यदि इनकी दिशा की बात की जाए तो पृथ्वी पर यदि दिशा की जाए तो उत्तरीय गोलार्ध में इनकी दिशा जो घड़ी की सुई है उसकी दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणीय गोलार्ध में विपरीत मतलब इस तरीके से होगी, और दक्षिणीय गोलार्ध में क्या हो जाएगा? इसकी दिशा क्या हो जाएगी? पृथ्वी की सुई के अनुरूप हो जाएगी। तो यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे हम करते हैं प्रति चक्रवात की बात। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात के अपोजिट बात होती है, उसके विपरीतार्थी बात होती है। मतलब जब कभी केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाए और बाहर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाए तो पवनें कहां से कहां की ओर चलेंगी? केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी। और जब कभी ऐसा होता है कि केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं तो उससे क्या होता है? मौसम साफ होता है। अर्थात प्रति चक्रवात क्या करते हैं? मौसम को साफ रखने का काम करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति चक्रवातों की दिशा किस प्रकार से होती है। तो यदि हम पृथ्वी पर बात करें तो चक्रवातों के विपरीत होती है। अर्थात यदि हम उत्तरीय गोलार्ध की बात करें तो यहां पर घड़ी की सुइयों के अनुरूप होगी, और यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर घड़ी की सुइयों के विपरीत होगी। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने आर्द्रता का, वर्षा का, वाताग्र का और इसके साथ साथ ही हमने चक्रवात और प्रतिचक्रवात का अध्ययन किया है। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत भूगोल, और भारत भूगोल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।